अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम एजी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर। आप लोग देख रहे हैं होम एजी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, अगर से बात की जाए प्लास्टिक सर्जरी की, तो पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं है। ज़्यादातर पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जरीज तो होती ही नहीं है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक सर्जरी पे, जिसके लिए हमारे साथ आज के जो गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा मोहम्मद अली, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन है और मुर्शिद हॉस्पिटल में वो बतौर प्लास्टिक सर्जन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल में उनका किस तरह का अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, प्लास्टिक सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट और प्लास्टिक सर्जरी क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान में या ओवरऑल, अगर फिर ख़वातीन के हवाले से भी मैं बात करूँ तो खूबसूरत दिखना तो हर ख़वातीन का अपना हक होता है। तो डॉक्टर अस्मा से हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से और प्रोग्राम में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान में क्यों नहीं है अवेयरनेस प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से। प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन है। पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों का कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी या सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी अगर आप देखा जाए तो बेसिकली इसकी दो ब्रॉड टर्म्स हैं। ठीक है, एक टर्म है जिसमें हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, दूसरी कॉस्मेटिक या एस्थेटिक सर्जरी में आती है। जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है उसमें हमारी मुराद होती है कि जैसे किसी भी जगह से जिसम किसी भी हिस्से में अगर किसी की वजह से खराबी आ गई है या वो अल्लाह ने से बनाई है उसकी अशखास में तब्दीली आ गई है, तो हम उसको वापस से उसकी पहले अशखास की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे बर्न्स के बाद जो पुराने बर्न्स होते हैं उसके बाद जो चमड़ी हमारी ख़राब हो जाती है, जिनकी बर्न होते हैं मरीज़ों के, और जो किसी वजह से उसकी वजह से सिर्फ देखने में चमड़ी ख़राब नहीं होती उनकी स्किन, बल्कि उसके साथ साथ उनको फंक्शनल डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती हैं। जैसे कभी हाथ अकड़ जाते हैं, हाथ बंद खुल नहीं होते, पाँव या टांग या किसी भी किस्म की, तो उन चीज़ों को भी हम टैकल करते हैं, उनकी सर्जरीज भी करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के अंदर वो भी आती है जो कि रिकंस्ट्रक्टिव वाली बॉटम में आती है। और अगर इसका दूसरा हम मेन फील्ड ब्रॉड देखें तो उसके अंदर हमारे पास कॉस्मेटिक या एस्थेटिक सर्जरी है। फिर वो सब चीज़ें उसमें वो शामिल हो जाती हैं जो कि फंक्शनली उस लिहाज से पेशेंट ठीक होता है, लेकिन सिर्फ देखने के हिसाब से वो अपने आप को मज़ीद बेहतर करना चाहता है किसी भी वजह से, जिसमें चेहरे के अंदर हम जो होता है, जो एज की वजह से झुर्रियाँ आ जाती हैं या एज की वजह से आँखों की और ये जो खाल नीचे लटकना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए हम ब्लेफरोप्लास्टी यानी कि आँखों की जो सर्जरी करते हैं जिसके अंदर आँखों की एक्सेस खाल निकाली जाती है। उसके अलावा दूसरी चीज़ें जैसे कि फेस लिफ्ट हो गया, नाक की सर्जरीज हो गई, नाक की जो हड्डी टेढ़ी होती है इसमें कुछ लोगों को करवाना होता है। इस तरह कान, नाक, उसके गले की भी जो स्किन लूज हो जाती है उसकी सर्जरीज आ जाती हैं। फिर अगर अब हम बॉडी की बात करते हैं तो उसमें वही मोटापे के शिकार जो लोग होते हैं उसके अंदर जिस तरह से लाइपोसक्शन हो गया, एब्डोमिनोप्लास्टीज हो गई कि पेट की जो, अच्छा इसमें हम एक बात बहुत ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि प्लास्टिक सर्जरी से हम लोग वजन कम नहीं कर सकते। हम बेसिकली कॉन्टोरिंग करते हैं, चाहे वो चेहरे की कॉन्टोरिंग हो चाहे वो बॉडी की कॉन्टोरिंग हो, तो हम उनकी जो ऑलरेडी वज़न लूज़ होता है या जिस तरह से मरीज़ होते हैं तो हम उनकी कॉन्टोरिंग करते हैं कि उनकी शेप आ जाती है। कॉन्टोरिंग का मतलब ये होता है कि हम एक चेहरे की कॉन्टोरिंग भी होती है, इस तरह जैसे हम फेस लिफ्ट करते हैं, जैसे उसकी खाल लटक गई है तो हम उसकी जॉ लाइन की कॉन्टोरिंग करते हैं कि उसकी खाल को, एक्सेस खाल को किसी एक ख़ास डायरेक्शन में निकाल के सर्जरी करके उसको प्रॉपर जिस तरह से एक नॉर्मल यंग एज लड़की की होती है उस तरह से बनाते हैं, या फीमेल या मेल जो भी। दूसरी चीज़ जैसे बॉडी की कॉन्टोरिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो बॉडी कॉन्टोरिंग के अंदर हमारे पास ऊपर से हम शुरू करते हैं तो ब्रेस्ट लिफ्ट हो गया हमारे पास, जो ख़वातीन ट्यूमर के बाद उनकी ब्रेस्ट की सर्जरीज हो जाती हैं उनकी हम न्यू ब्रेस्ट बनाने का हो गया। फिर जिनके मोटापे की वजह से चमड़ी ज़्यादा होती है या फिर फैट ज़्यादा होता है, अगर फैट ज़्यादा होता है तो उसमें हम लाइपोसक्शन वगैरह करते हैं। और फिर अगर चमड़ी ज़्यादा होती है तो फिर हम उसमें एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट इसी तरह की चीज़ें होती हैं जो कि टांगों में से एक्स्ट्रा चर्बी निकालना, हाथों में से, पाँव में से, कहीं से भी वो लाइपोसक्शन के जरिए निकाली जाती है। ये सब कॉन्टोरिंग के अंदर आता है कि शेप देते हैं बेसिकली। अच्छा। क्योंकि फैट निकालने से फैट का अपना वजन बहुत कम होता है, ठीक है, तो सिर्फ इंचेस और कॉन्टोरिंग करता है। ठीक है डॉक्टर अस्मा, आपने मुझे सारी पूरी हिस्ट्री बता दी। मेरे एक ही सवाल में प्लास्टिक सर्जरी की अगर से मैं बात करूँ मुर्शिद हॉस्पिटल में जहाँ पे अभी आप प्लास्टिक सर्जरी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। मुर्शिद हॉस्पिटल में हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं वो रिकंस्ट्रक्टिव और बर्न के हवाले से ही आते हैं। और अच्छी बात ये है कि पहले मरीज़ों को इस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी हर जगह आपको नहीं मिलेगी। अगर आप सेहत कार्ड के हिसाब से देखते हैं फ्री, कहीं और हर जगह बहुत
महंगी, और तो लोगों के लिए बड़ा अच्छा ये एक फैसिलिटी हो गई है मुर्शिद हॉस्पिटल के अंदर कि उनको प्लास्टिक सर्जरी भी सेहत कार्ड पर हो रही है। जो कॉस्मेटिक है वो नहीं है, लेकिन जो रिकंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी बहुत महंगी है बाहर, ठीक है। तो जैसे कोई ट्यूमर के बाद खाल लगानी है या खाल कहीं से गोश्त उठा के लगाना है, हड्डी लगानी है, ये सब चीज़ें जो कि बाहर, ये भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी काफ़ी महंगी सर्जरी है जो कि यहाँ पे मुर्शिद में ये सेहत कार्ड पे करवा सकते हैं। जैसे जलने के बाद की जो सर्जरीज हैं वो चीज़ें करवा सकते हैं। जो प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं वो सेहत कार्ड पे नहीं है, और जाहिर सी बात है क्योंकि वो एक अलग से चीज़ आ जाती है, तो वो सेहत कार्ड पे नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं हमारे पास, जितने भी जो वाकई किसी हादसे उसकी वजह से हैं, जो वाकई किसी, तो वो सेहत कार्ड पर हैं। जो प्लास्टिक सर्जरी की बाकी चीज़ें हैं रिकंस्ट्रक्टिव, और उनको सेहत कार्ड से या जो भी हमारे पास तरीके हैं, यहाँ पे थिएटर्स और बाकी सब चीज़ें, मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि उनको कम चीज़ों, पैसों में या कम उसके अंदर उनको अच्छी चीज़ प्रोवाइड हो रही है, जिसमें उनको सर्जरी भी अच्छी प्रोवाइड हो रही है, थिएटर और रहने का, मतलब एक ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मुर्शिद का बाकी जगहों से आप कंपेयर करते हैं, किसी पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। सही। डॉक्टर अस्मा, अगर मैं प्लास्टिक सर्जरी की फिर से आपसे बात करूँ तो ये हार्मफुल कितनी है, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? हर सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ ना कुछ। जैसे एक नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट किसी भी सर्जरी का, अगर आप इंजेक्शन भी लगाते हैं तो उसका इन्फेक्शन होने का या ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है, कि हर सर्जरी में ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर जितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती जाती है उतनी उसके साइड इफ़ेक्ट्स के रेट्स बढ़ते रहते हैं, चीज़ें बढ़ती रहती हैं। प्लास्टिक सर्जरी जो है वो कुछ सर्जरीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो उसमें कुछ चांसेस होते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस के, लेकिन क्योंकि आप जो सर्जन्स होते हैं, हम लोग की जो प्रायोरिटी होती है वो पेशेंट सेफ्टी होती है या मिनिमाइज द कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। तो हम मुर्शिद हॉस्पिटल में हम लोगों का मेन फोकस यही होता है कि हम पेशेंट को कम से कम कॉम्प्लिकेशन दे सकें, मतलब कॉम्प्लिकेशन ना हो तो बेहतर है। तो इसके लिए हम थिएटर साफ होना, एसेप्टिक तरीक़ों से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होना, स्किल्स के हवाले से, तो जो चीज़ें, ब्लीडिंग कंट्रोल करना, पेशेंट की पोस्ट ऑप केयर हो गई, प्री ऑप सारी सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना, सेफ एनेस्थीसिया, तो उससे बहुत मिनिमाइज हो जाती हैं आपकी कॉम्प्लिकेशंस। तो बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस आप पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन उसको कम कर सकते हैं। तो वो हमारी यहाँ पे कोशिश होती है मुर्शिद हॉस्पिटल में कि कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हो, मरीज़ की पोस्ट ऑप केयर भी उतनी अच्छी हो जितनी उसकी प्री ऑप केयर हम करते हैं। डॉक्टर अस्मा, एक चीज़ मुझे आप बताइए, कॉस्मेटिक सर्जरी जो लोग अगर करवा लेते हैं वो कितने टाइम पीरियड तक रहती है? मुझे उसका कहीं ना कहीं जाके तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो ज़रूर बाहर आता हो। मैंने बताया ना, कॉस्मेटिक सर्जरी का अगर साइड इफेक्ट होना होता होगा तो उसी वक्त हो जाता है। मतलब कोई भी इन्फेक्शन या ब्लीडिंग जैसी जो कोई नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है, ये किसी भी सर्जरी की, कोई भी सर्जरी आप करवाते हैं तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन, प्लास्टिक सर्जरी की खास, कॉस्मेटिक सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस हर जगह की अलग अलग होती हैं। तो मतलब हर जगह के हवाले से चेहरे पे अलग हैं, पेट पे अलग है, लेकिन फिर वही बता रही हूँ कि अगर आप क्वालिफाइड सर्टिफाइड सर्जन के पास जाते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं, और ख़ासतौर पे हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं क्लिनिक्स वगैरह के बजाय, तो आपको बेहतर आउटकम्स और बेहतर विदाउट कॉम्प्लिकेशन, लेस कॉम्प्लिकेशंस के साथ होता है। क्योंकि लोगों को आजकल अवेयरनेस ये कम हो गई है कि हर किसी ने क्लिनिक्स में खोल के बैठे हुए और क्वालिफाइड भी नहीं होते, सर्टिफाइड भी नहीं होते, बट दे आर डूइंग कुछ ना कुछ जो कि उस चीज़ के लिए सर्टिफाइड नहीं है। तो आप लोगों की अपनी रिसर्च करना, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग जो होते हैं वो जो कोई बोल दे तो सुन लिया, अपनी रिसर्च नहीं करते। तो अपनी रिसर्च करना, डॉक्टर के बारे में जानना, अस्पताल के बारे में जानना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अपनी रिसर्च करके फिर आप अपना, ताकि आपको उस डॉक्टर पे ट्रस्ट कर सकें, उस हॉस्पिटल पे ट्रस्ट कर सकें। फिर आप जब ट्रस्ट करते हैं तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस वैसे ही कम हो जाती हैं कि आप डॉक्टर के ऊपर अपने ऊपर छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पर्सनल सवाल मैं आपसे करूँगी, प्लास्टिक सर्जरी की तरफ ही आपका रुझान क्यों आया? आप कुछ और भी अपनी फील्ड चूज़ कर सकती थी? एक्चुअली मैं जो थी, मैं शुरू में डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, मुझे फाइन आर्ट्स करना था। अच्छा। तो लेकिन जब मैं आई इसमें तो फिर सर्जरी का शौक हुआ। जब सर्जरी का शौक हुआ तो मैंने देखा सबसे जो आर्टिस्टिक फील्ड थी सर्जरी की वो प्लास्टिक सर्जरी थी। तो मुझे फाइन आर्ट्स और सब चीज़ें इसके अंदर मिल गई कि प्लास्टिक सर्जन जो होता है एक तरह से
एक तरह से आर्टिस्ट इस तरह से होता है कि हम लोग को स्कल्पटिंग जो करनी होती है, कॉन्टोरिंग करनी होती है, तो उसमें बहुत सोचना हो, हर चीज़ को ध्यान रखना होता है। तो बिल्कुल वैसा ही तरीका होता है जैसे, क्योंकि वो बेसिकली प्लास्टिक सर्जन इज़ नॉट कि कॉस्मेटिक सर्जरी कि आपने अगर लिखी हुई आपने कहीं से पढ़ ली तो हर बंदा वैसे करेगा। ये हर बंदे का अपना अपना तरीके से होती है। हम बुक्स में सिर्फ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, जो सर्जरी परफॉर्म स्किल्स जो होती हैं वो हर बंदे की अलग अलग होती है। जैसे एक आर्टिस्ट की हर चीज़ अलग अलग होती है। अब ये नहीं कि ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको ऐसे ऐसे करना है तो ऐसे ऐसे ही हो रहा है। अच्छा। तो ये फ़र्क आ जाता है, हर इंडिविजुअलाइज हो जाती है। ये डॉक्टर चेंज होती है, रिजल्ट चेंज होते हैं डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मुर्शिद हॉस्पिटल का अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे भी 2-2.5-3 महीने होने वाले हैं और मेरा अब तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। उसकी वजह ये कि मुझे एक तो यहाँ पे आसानियाँ बहुत हैं, मतलब चीज़ों को फैसिलिटेट करने वाले बहुत लोग हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे जो निज़ाम है कि फैमिली की तरह काम करते हैं, सब एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ लगी, जो मुझे कहीं और नज़र नहीं आई किसी और हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये थी कि OT का माहौल भी अच्छा है, OT के हवाले से थिएटर्स भी अच्छे हैं। और उसके अलावा आपको कभी भी अगर मुझे कोई केस लेना हो, कभी पेशेंट इमरजेंसी में, तो मुझे कभी मना नहीं होता। मतलब हर चीज़ हमेशा अवेलेबल होती है और हर कोई फैसिलिटेट करने में लग जाता है आपको। ये आप अकेले नहीं होते, मतलब आप अकेले भाग नहीं रहे होते चीज़ों के लिए। ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि पेशेंट्स का फ़्लो मुझे अच्छा मिला यहाँ पर आने के बाद। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पेशेंट डेफिशिएंट हो रहे होंगे जिनको ये काम इस प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से। और अब तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि पेशेंट अच्छे मिल रहे हैं, केसेस अच्छे आ रहे हैं और फ्लो अच्छा है हमारे पास माशाल्लाह से। और पेशेंट सेहतयाब अच्छे होके जा रहे हैं। फिर पोस्ट ऑप केयर भी जो स्टाफ है यहाँ पे वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। जैसे मैंने कहा, हर कोई फैसिलिटेट कर रहा होता है, हर कोई आपकी हेल्प कर रहा होता है। क्योंकि मैं अकेली यहाँ प्लास्टिक सर्जरी में हूँ, लेकिन सब ऐसे अगर मैं वार्ड जाती हूँ या मैं ICU में होती हूँ या मैं थिएटर में होती हूँ, तो हर जगह का बंदा मुझे हेल्प कर रहा होता है। ये मुझे लगता नहीं कि मैं अकेले डिपार्टमेंट में हूँ एक बंदी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी मुर्शिद हॉस्पिटल है मुर्शिद हॉस्पिटल के, उनके हवाले से आपकी मैं यही बताना चाहूँगी। जिस तरह से डॉक्टर काशिफ ने मुर्शिद हॉस्पिटल में एज एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट रखा हुआ है ना, कि सबको एक दूसरे के साथ मिला के रखा हुआ है, सब अपने अपने अलग अलग नहीं है। तो इससे बहुत हेल्प हो जाती है। मतलब इससे मुझे पहले लगा था कि मैं अकेले कैसे ये सब चीज़ें करूँगी, जैसे बड़े बड़े प्रोसीजर्स भी अगर आपको करने पड़ते हैं तो कैसे हम करूँगी। लेकिन इतने सारे डिपार्टमेंट, सारे लोग मिलके जब आपको हेल्प कर रहे होते हैं, जो कि उससे इतनी आसानी हो जाती है। और इस चीज़ को जो इम्प्लीमेंट करवा रहा है वो बेसिकली डॉक्टर काशिफ हैं, जो इस तरह से फैमिली की तरह बना के रखा हुआ है मुर्शिद हॉस्पिटल को। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, जो मैंने कहीं और किसी भी हॉस्पिटल में नहीं देखी, ना प्राइवेट में ना गवर्नमेंट सेटअप में। डॉक्टर इसमें जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सर्जरी से डरे नहीं। अगर आपको ज़रूरत है किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी की या रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की, क्योंकि बहुत इलेक्टिव सर्जरी होती है प्लास्टिक सर्जरी, तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि कॉम्प्लिकेशन से। उससे बेहतर है कि आप रिसर्च करें, अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल ढूंढें, अच्छा सेटअप ढूंढें। और मैं आपको कह सकती हूँ कि मुर्शिद हॉस्पिटल एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, हमारे हॉस्पिटल के ऊपर। तो अगर आपको किसी भी किस्म से इलाज की ज़रूरत है तो मुर्शिद हॉस्पिटल या हमारे पास आएँ। इंशाल्लाह हम आपको आप हमसे अच्छा खुश होके जाएंगे। और कोई भी ऑपरेशन, कोई किसी भी किस्म का कोई आपको वो चाहिए हो, किसी कंसल्टेशन चाहिए हो, तो हमेशा अपनी रिसर्च करें किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले या हॉस्पिटल को देखने से पहले। नाज़रीन, इसी मैसेज के साथ मैं चाहूँगी आप अपनी होस्ट नंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।